हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं रियल कंसेप्ट पे। जैसे कि बेटा आपको पता है कि रियल कंसेप्ट पे जो हम लोग पेड क्लासेस चला रहे हैं तो उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको चीज़ें मिल रही हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री शुरू किए हैं। ज्योमेट्री क्लास शुरू किए हुए हैं। ज्योमेट्री को हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। यानी ज्योमेट्री में हमको पढ़ना क्या है बेटा? सबसे बड़ी बात है कि ज्योमेट्री जो हम लोग की है ये आपको लिखा होगा ज्योमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए मैंने इसलिए लिख दिया है कुछ कि थोड़ा टाइम बचेगा, थोड़ा सा टाइम हम लोग का सेव हो जाएगा, लिखने से टाइम सेव हो जाएगा। मैं बता दूंगा आपको, सारी चीज़ समझा दूंगा। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, मैंने हिंदी में लिखा है, मैं वर्डिंग करते जाऊँगा, जो भी चीज़ लिखाऊंगा सबका वर्डिंग मैं करते जाऊँगा। इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी वालों को तो ऐसे होनी ही नहीं है, इंग्लिश वाले को भी नहीं होगी। तो हमने कहा ज्योमेट्री बेटा क्या क्या पढ़ना है हमको? पहले पढ़ना देखना रेखा और कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन और एंगल। यानी पहला ही टॉपिक आप ज्योमेट्री में खोलोगे तो आपको लाइन और एंगल से कितने क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है लाइन और एंगल से। दूसरा टॉपिक है आप लोग का त्रिभुज यानी ट्रायंगल से भी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। तीसरा टॉपिक होगी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, जो है क्वाड्रिलेटरल से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। चौथा होगा सर्किल। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सर्किल है। सर्किल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक एग्जाम, कहीं का भी पॉलिटेक्निक एग्जाम देखा है, वहाँ से क्वेश्चन सर्किल से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसको आप लोग फोकस करिएगा, सर्किल से क्वेश्चन। और मैं पढ़ाऊंगा भी, क्वेश्चन भी कराऊंगा। कंसेप्ट मैंने पहले पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये बताया रेखा और कोण, लाइन और एंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल और वृत्त, ये 4 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। और चारों टॉपिक इत्मीनान से पढ़ना। एक क्लास में एक टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे, चाहे लेक्चर लंबा हो चाहे छोटा हो, से नो डाउट कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी लाइन और एंगल का अगर 2 घंटे की क्लास है तो 2 घंटे में खत्म करेंगे, 3 घंटे की क्लास है 3 घंटे में खत्म करेंगे, लेकिन इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ, तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे बेटा लाइन और एंगल, यानी रेखा और कोण से हम लोग शुरुआत करेंगे। रेखा और कोण से शुरुआत करेंगे तो पहले हम लोग अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री मतलब GEO मतलब होता है पृथ्वी। ये जो ज्योमेट्री दिख रहा है मतलब GEO मतलब होता है पृथ्वी। मेट्री मतलब मेजरमेंट शब्द से लिया गया है। यानी ज्योमेट्री का मतलब देखो मैं लिख रहा हूँ GEO METRY। GEO मतलब होता है पृथ्वी। मेट्री का मतलब होता है मापन। तो पृथ्वी को तो मापोगे नहीं, यानी पृथ्वी पर उपस्थित सभी आकृतियों को मापने की कला ज्योमेट्री कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी आकृतियों का अध्ययन ज्यामिति कहलाती है। यानी जितने भी हमारे अर्थ पे जितनी भी आकृति हैं, चाहे प्रिज्म हो, पिरामिड हो, सर्किल हो, गोला हो, ट्रायंगल हो, एंगल हो, कुछ भी हो, सब आपके सामने दिखता होगा। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। अब ज्योमेट्री को 2 पार्टों में बांट दिया गया, 2D 3D को हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी आकृतियों का अध्ययन यानी जितने भी फिगर्स हैं सबका स्टडी हम जब करते हैं तो क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। लेकिन ज्योमेट्री को हम लोग क्या करेंगे? ज्योमेट्री को हम लोग अगर अदर डेफिनेशन देखा जाए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है, वो क्या है? पूछ दिया जाए कि स्टडी ऑफ 2 डायमेंशन, सिंपल सी बात पूछ दिया जाए कि स्टडी ऑफ 2 डायमेंशन इज कॉल्ड, आपका होगा ज्योमेट्री। यानी 2 अक्षों का एक साथ अध्ययन ज्यामिति कहलाता है। 2 अक्षों का एक साथ अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। यानी स्पष्ट ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 2 अक्षों का एक साथ अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। स्टडी ऑफ 2 डायमेंशन इज कॉल्ड ज्योमेट्री। यानी स्टडी ऑफ 2 डायमेंशन इज कॉल्ड ज्योमेट्री। यानी अक्ष मतलब होता है एक्सिस, अक्ष मतलब होता है एक्सिस। यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्ष। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एक्सिस कहते हैं अक्ष को। यानी 2 अक्षों का एक साथ अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यामिति। यानी ज्योमेट्री के जब भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इतना ही बताओगे कि सर 2 अक्षों का एक साथ अध्ययन हो जो होता है, 2 अक्षों का, यानी स्टडी ऑफ 2 एक्सिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री, यानी 2 डायमेंशन इज कॉल्ड ज्योमेट्री। कोई डाउट नहीं है। यानी जब भी आपसे कोई पूछे तो छोटा सा डेफिनेशन बता दीजिएगा, वो खुश हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो भी आप ज्योमेट्री टिक करके जाइएगा। अब आते हैं सबसे बड़ी बात हम करते हैं पॉइंट की। पॉइंट एक ऐसी चीज है जिससे सबका निर्माण होता है। हमारे यहाँ बिग बैंग थ्योरी में चार्ल्स लेमैत्रे ने यही शब्द बोला है कि एक छोटा सा कण, छोटा सा पॉइंट, राई का दाना, इसका जब आकार बढ़ता गया तो एक विस्फोट हुआ तो सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ेंगे चार्ल्स लेमैत्रे का। कणार्ध ऋषि का आप पढ़े होंगे इंटर में, उनको ही आपने पढ़ा होगा।
तो किसी भी चीज़ का निर्माण एक पॉइंट से होता है, यानी पूरी ज्योमेट्री का निर्माण भी एक पॉइंट से हुआ। पॉइंट के बिना कुछ होने वाला नहीं है। हमने कहा पॉइंट यानी पॉइंट किसी बिंदु किसे कहते हैं, यानी वह ज्यामिति या आकृति, यानी वह ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो, शून्य हो। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो, शून्य हो, नगण्य हो, वो क्या कहलाती है, पॉइंट कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं, हिंदी वाले सुन लो, वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई नगण्य हो। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों क्या हो, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों क्या हो बेटा, नगण्य हो या शून्य हो, वो क्या कहलाती है, पॉइंट कहलाती है। या तो एक ऐसी वृत्त यानी वह वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, शून्य हो, यानी एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस क्या हो, शून्य हो। यानी जब किसी सर्किल का रेडियस शून्य हो जाएगा तो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा कि जब सर्किल की रेडियस शून्य हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, तो आप क्या कहोगे, पॉइंट कहलाएगी। कोई डाउट नहीं, किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा मैंने लिख दिया हुआ है आसान करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आज एक्सिस अक्ष के बारे में बात करते हैं। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, हम कह सकते हैं एक ऐसी रेखा जिसको मानक मानकर किसी बिंदु की गणना करते हैं, यानी एक ऐसी लाइन, रेखा जो होती है लाइन, एक ऐसी लाइन जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के यानी मानक रेखा मानकर किसी बिंदु की गणना करते हैं। जैसे बेटा मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ पॉइंट मैं लगा दिया और मैं किसी से पूछूं कि पॉइंट की दूरी कितनी है, तो जो व्यक्ति जहां बैठा होगा वहीं से दूरी बता रहा होगा। कोई बताया कि सर ये 5 फीट की है, 5 फीट दूरी है, कोई कहेगा सर 10 फीट की दूरी है, कोई कहेगा सर 2 किलोमीटर की है, कोई कहेगा 5 किलोमीटर, कोई कहेगा 500 किलोमीटर की दूरी है। इसका मतलब जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अगर इसके साथ कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता तो क्या होता बेटा, ये इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि बनारस कितना दूर है, तो बनारस कितना दूर है, कहाँ से कितना दूर है, हमको नहीं पता है। हमको ये पता होता है कहाँ से कितना दूर है, तो कोई दिक्कत हमको नहीं होती। इसलिए हम एक ऐसे रेखा का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा इस अब पूछा जाए कि इस रेखा से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, इस रेखा से बिंदु के बीच की दूरी तो कितनी है, तो कोई व्यक्ति कहीं बैठेगा इसको नाप के बता देगा कि हाँ इस रेखा से बिंदु के बीच की दूरी एक मार्कर के बराबर, एक मार्कर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कोई डाउट नहीं। यानी यही जो होती है रेखा होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मानक रेखा होती है। इसको मानक मानकर हम किसी बिंदु गणना करते हैं, इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिसको मानक मानकर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मानक मानकर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी पॉइंट की हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। यानी एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, और किसके लिए, किसी पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। जब हम किसी पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं किसी लाइन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, वो क्या कहलाता है, हम लोग का अक्ष कहलाता है। कोई डाउट नहीं, आ जाओ। अगला जो टॉपिक हम लोग का लाइन, डेफिनेशन इसलिए बता रहे हैं, डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब यहीं से पूछ दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक रेखा को मानक मानकर किसी बिंदु की गणना करते हो, रेखा क्या कहलाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए अक्ष, एक्सिस। ठीक, आज रेखा अनंत बिंदुओं का सरल समूह रेखा कहलाती है। अनंत बिंदुओं का सरल समूह यानी हमारे समतल पर उपस्थित अनंत बिंदुएं जो होंगी, एक अनंत बिंदु होंगी, यदि अगर कोलिनियर होंगी तो उससे एक रेखा खींची जाएगी, एक रेखा का निर्माण बनता जाएगा। ठीक ना, जिसे हम कह सकते हैं अनंत बिंदुओं के सरल समूह। यानी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा कहीं भी जा सकती है। जैसे हमने बोला कि अनंत बिंदुओं का एक सरल समूह रेखा कहलाती है, यानी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैंने नोट यहाँ लिखवाया है, मैंने यहाँ नोट 2-3 लिखवाया है। अगर पूछा जाए कि रेखा के कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो आप कह सकते हो रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि बेटा रेखा जो होती है ना, इधर भी जहाँ मन करे जा सकती है, इधर भी जहाँ मन करे जा सकती है, इधर भी जा सकती है जहाँ मन करे, इसको इधर भी जहाँ जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं ये रेखा होती है। एक ए, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होती है, वो किधर भी जा सकती है। यानी इधर भी आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर भी इनफाइनाइट से जा सकती है। यानी आपसे पूछा जाए कि रेखा का कोई अंत बिंदु, तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रेखा के कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो आप कहोगे रेखा का कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है।
अब ये डेफिनेशन जो है अनंत बिंदुओं का सरल समूह रेखा कहलाती है, किसी को डाउट नहीं। अब इसे किरण की बात करते हैं, किरण की बात करते हैं रे की, यानी कह सकते हैं किरण देखते होंगे सूर्य भगवान से जो किरण आती है, तो आपको एक एंड पॉइंट है, बिगनिंग पॉइंट आपको पता होता है, लेकिन एक एंड, अगर बिगनिंग पॉइंट पता है तो एंड पॉइंट आपको नहीं पता, एंड पॉइंट पता है तो बिगनिंग पॉइंट नहीं पता आपको। यानी किरण की एक पॉइंट पता होती है हमको, यानी कह सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, केवल कितने अंत बिंदु हो, केवल एक अंत बिंदु हो, यानी किरण का एक अंत बिंदु होता है। यानी अगर पूछा जाए किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो किरण मान लो यहाँ से निकली, वो कहाँ गई हमको नहीं पता है, वो कहाँ गई हमको नहीं पता है, लेकिन पता है कहाँ से निकली है। इसका मतलब एक इसका एंड पॉइंट पता है हमको, इसका एंड पॉइंट या तो बिगनिंग पॉइंट पता है। यानी किरण जो होती है, यानी रे जो होती है, इसका कितने एंड पॉइंट होते हैं, केवल एक एंड पॉइंट होते हैं, कोई डाउट किसी को नहीं। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, रेखाखंड से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, रेखा को दो भागों में काटना, लाइन सेगमेंट। ऐसी रेखा जिसका दो अंत बिंदु हो, यानी कर सकते हैं एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, वो हमको लाइन सेगमेंट कहलाती है, जिसके दो एंड पॉइंट हो। यानी रेखाखंड का दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। यानी इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं फिगर, ये हो गया और क्या हो गया हम लोग का, बी हो गया। रेखाखंड के कितने एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। बातें समझ में आ गई, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। यानी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन रट जाना, डेफिनेशन बहुत जरूरी है। लाइन और एंगल पढ़ रहे हो, लाइन और एंगल में अगर डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो चीज़ें कुछ नहीं पता है, समझ लो कुछ नहीं आता है आपको। यानी डेफिनेशन रट ले जाओ, आ जाओ। यानी अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन और एंगल हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ भाई, चिंता ना करो, लाइन और एंगल बहुत लंबा चलेगा अभी, लाइन और एंगल जो होगा बहुत लंबा चलेगा, अभी खत्म नहीं होगा। ज्योमेट्री में पहला टॉपिक हम लोग का लाइन और एंगल है, तो लाइन और एंगल इतना अच्छा चलेगा, इतना लंबा चलेगा। इसके बाद अब आ जाइए, रेखाखंड हो गया, समांतर रेखा। अगला जो हम लोग का समांतर रेखा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, समांतर रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्या होती है, मैं छोटा सा डेफिनेशन बताऊंगा। कह सकते हैं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के को प्रतिच्छेद न करें, इंटरसेक्ट न करें। एक ऐसी दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, यानी प्रतिच्छेदित न करें, यानी दोनों क्या हो, समतल पर प्लेन पे हो और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट न करें। या तो हम कह सकते हैं कि दो रेखाएं जो समतल पे हो, यानी प्लेन पे हो, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है सदैव क्या हो, मेंटेन हो, बराबर हो, वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। यानी कह सकते हैं, मैं एक डेफिनेशन में छोटा लिखूंगा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा, मैंने दो डेफिनेशन बोल दिया आपको। मैंने कहा दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। मैंने क्या लिख सकता हूं, दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, सदैव बराबर हो, क्या कहलाती हैं, हमारी समांतर रेखा कहलाती है। दो रेखाओं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो, समांतर रेखा कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं। यानी डिस्टेंस क्या हो, सदैव क्या हो, कांस्टेंट हो, इक्वल हो। यानी हमने कहा कि मान लो ये दो रेखाएं समतल पे हैं, दो रेखाएं, केवल दो ही रेखा से
दो से दो अधिक रेखा हो सकती हैं, इसको यल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। हमने कहा जो यहाँ का डिस्टेंस है वो d1 मान लेते हैं, यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको d2 मान लेते हैं, यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको d3 मान लेते हैं। सपोज दैट मान लो हमने कहा इफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 देन यल पैरेलल एम, यही कर सकते हैं ना। दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाती हैं, समांतर का रेखा कहलाती हैं। यानी समतल पर उपस्थित यानी प्लेन पे दो रेखाएं ऐसी हो जिनके बीच की जो डिस्टेंस हो सदैव बराबर हो, या तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट ना करें, वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं। हो गया बेटा, आ जाओ। अगला जो हम लोग कहा है टॉपिक, ये है ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया समांतर रेखा। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। अब बेटा तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, यानी तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। यानी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित, मतलब इंटरसेक्ट होता है, प्रतिच्छेदित करने वाले रेखा। यानी मैंने सिंपल शॉर्ट में लिखा है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्ट करने वाली। यानी जब टू पैरेलल लाइन को एक रेखा क्या करती है, एक लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हो, वही लाइन क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे कि मान लो कि मैं फिगर यहाँ बना रहा हूँ, मैं फिगर अगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने कहा कि मान लो कि ये समांतर रेखाएं हैं, ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। हमने कहा कि ये जो रेखा इसको पॉइंट ए पे और क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपकी यल हो गई, ये एम हो गई। हमने कहा कि इफ यल पैरेलल एम देन ए बी हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। किसी को कोई डाउट नहीं। यानी मैंने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाया आपको कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों, सॉरी, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यानी पैरेलल लाइन को एक रेखा क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, वो रेखा क्या कहलाती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, यानी तिर्यक रेखा कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तो आप कहो ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है, सबसे बड़ी बात है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि अगर कोई पूछ दे, इंटरव्यू में पूछ दे, चाहे कहीं पूछ दे, आपके एग्जाम में पूछ दे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, एक और चार डेफिनेशन लिख के दे दिया जाए, तो आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, और इंटरसेक्ट करने वाली रेखा क्या कहलाती है, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। यानी दो पैरेलल लाइन को एक रेखा क्या करती है, अगर इंटरसेक्ट करती है तो वही क्या कहलाती है हम लोग का, पैरेलल लाइन, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। हो गया, ये चीजें कंप्लीट हो गई, दो डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए अगले डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। अगला डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन जान लो, फिर कंसेप्ट भी हम जानेंगे, कंसेप्ट भी, क्योंकि डेफिनेशन से जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि डेफिनेशन से कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आ जाइए कंसेप्ट में क्या है, इसके पहले एक और डेफिनेशन जान लेते हैं हम लोग। सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, हर एक पॉइंट को आप जानिए, क्योंकि लाइन और एंगल में डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन बनेगा, ज्योमेट्री में डेफिनेशन पे एक क्वेश्चन बनेगा, थ्योरम पे एक क्वेश्चन बनेगा, थ्योरम आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एंगल को, कोण की बात करते हैं। कोण क्या होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कोण क्या होता है, यानी बेटा एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, तो एंगल का डेफिनेशन क्या बताओगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल के डेफिनेशन बहुत होते हैं। हम कह सकते हैं कि सिंपल बात, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं,
तो बने उनके बीच की वृत्तीय दूरी, बीच की वृत्तीय दूरी कोण कहलाता है। यानी हमने क्या बोला कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ध्यान सुनना, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस है, उनके बीच का क्या है, सर्कुलर डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है। जैसे मैंने फिगर अगर बनाया यहाँ पे, हमने कहा मान लो एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते, डी मान लेते हैं, किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमने कहा इनके बीच का जो ये सर्कुलर डिस्टेंस है, बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है बेटा, एक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। सिंपल सी बात, डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अब बात आती है हम लोग की टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन मैंने बताया। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। टाइप्स ऑफ एंगल पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे हम लोग लाइन और एंगल में जितने भी कंसेप्ट हैं उस पर सब पे बात करेंगे। ध्यान देना, ज्योमेट्री में टाइप्स ऑफ एंगल पूछा जाए कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल का प्रकार, कोण का प्रकार। तो बेटा एंगल के प्रकार कई होते हैं, मैंने बांटा है दो टाइप में। वो टाइप क्या होते हैं याद करने के लिए बांटा है। तो पहला टाइप है बेटा वो इंडिपेंडेंट एंगल, दूसरा जो हम लोग का बेटा है डिपेंडेंट एंगल। दो प्रकार का मैंने बांटा है, एक है इंडिपेंडेंट एंगल, दूसरा हम लोग का डिपेंडेंट एंगल। आप कहोगे इंडिपेंडेंट एंगल और डिपेंडेंट एंगल क्या होता है। कुछ ऐसे कोण होते हैं जो किसी अन्य कोण की सहायता से नहीं पढ़े जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना खर्चा प्रयागराज में चाहे दिल्ली रह के अपना खुद खर्चा निकालते हैं, अपना खुद पढ़ते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि अगर मुझे पेन खरीदना होगा तो मुझे घर से पैसा मांगना है, मुझे रूम किराया देना है तो दूसरे से पैसा मांगना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं, अगर उनको एक पेन भी खरीदना होगा तो घर से पैसा मांगना होगा तभी खरीद पाएंगे। तो दो तरह के बच्चे होते हैं। ऐसे भी एंगल दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं, एक डिपेंडेंट होते हैं। एक स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। दूसरा क्या होता है, डिपेंड होते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं जरूर, यानी किसी अन्य कोण की सहायता से उन्हें पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंडिपेंडेंट कोण होता है, कौन कौन से डिपेंडेंट कोण होते हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट कोण में, इंडिपेंडेंट कोण की बात अगर हम करें तो यहाँ पे पहला जो होता है हम लोग का इंडिपेंडेंट कोण की बात करें हम लोग, यानी मैं लिख दूँ यहाँ पे, डिपेंडेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, इंडिपेंडेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिपेंडेंट, क्योंकि दोनों को पढ़ने में मजा आएगा साथ में। डिपेंडेंट एंगल, दूसरा हम लोग का डिपेंडेंट एंगल हो गया। इंडिपेंडेंट एंगल में बेटा कोण कितने प्रकार से हैं, कौन कौन से कोण है उसके बारे में बात करेंगे। कोण कौन कौन से होंगे, अब आ जाओ। पहला जो हम लोग का होगा न्यून कोण, न्यून कोण जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। न्यून कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जब परिभाषा अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं वह कोण जिसका मान, यानी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से कम हो।
कम हो, यानी वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से क्या हो, कम हो। इसको अगर फिगर में ड्रॉ करते हैं, अगर लोग फिगर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि छोटा छोटा फिगर मैं यहाँ बना दूंगा। मैं यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा फिगर, क्योंकि देखियो बोर्ड पे पूरे पे एक साथ तो आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पहले इंडिपेंडेंट एंगल आ जाए, उसके बाद डिपेंडेंट एंगल आएगा। फिगर बना दिया, तो फिगर बनाया मैंने, देखो थोड़ा सा ध्यान से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लो कि 90 डिग्री से क्या है, छोटा है ना, 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री कोण हो कब होगा, जब ये आपका सीधी रेखा होंगी, यानी दूसरे पैरेलल होंगे, दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान, इसको ओ मान लेते हैं। ये आपका थीटा है, तो हम कर सकते हैं कोण एंगल ए ओ सी आपका एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, कोई डाउट। यानी एंगल क्या होगा आपका, एंगल होगा 0 डिग्री से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। जो एक्यूट एंगल होगा, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। समझिएगा, हर चीज़ को मैं यहाँ पे बगल में लिख दूंगा, अगल में लिख दूंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको, लेकिन एक एक चीज़ समझिएगा। अगर आपको एक्यूट एंगल पूछा जाए तो डेफिनेशन बताने का प्रयास न करिएगा, बस इतना सिंपल बताइए, 0 से बड़ा 90 से छोटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। दूसरा जो होता है हम लोग का, वो क्या होगा, समकोण। समकोण यानी इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल समकोण हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो। वह कोण जिसका माप क्या हो बेटा, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। अब इसको फिगर अगर हम ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं कि फिगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सिंपल सी बात, फिगर ड्रॉ करेंगे समकोण का। ए हो गया, ए बी हो गया, इसको ओ मान लेते हैं। ए जो कोण होगा सदैव कितने का हो, 90 का होगा। यानी कर सकते हैं ए यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू राइट एंगल, राइट, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। जब भी आपसे समकोण के बारे में कोई चर्चा करेगा तो आप कह सकते हो कि जिसमें थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, राइट एंगल होगा। तीसरा जो होगा हम लोग का, वो क्या होगा, समकोण के बाद से इसको हम लोग अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक कोण की बात करते हैं, इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अधिक कोण की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। हम कह सकते हैं वह कोण, ध्यान देना, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या हो, कम। यानी वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, क्या कहलाता है हम लोग का बेटा, अधिक कोण कहलाता है। अब इसको फिगर में हम ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि फिगर अगर बनाते हैं इसका, तो फिगर यही बनेगा हम लोग का। फिगर मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ, ध्यान देना। मैं बीच में रेखा इसलिए खींच रहा हूँ कि हम जान रहे हैं कि दो रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो 90 होंगे, 90 से ज़्यादा है। इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो हमने कहा जो ए बनेगा, ये पूरा का पूरा जो बनेगा, ये क्या कहलाएगा, हम लोग अधिक कोण कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल। यानी हम कह सकते हैं कि थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद आता है बेटा रिजु कोण। इसके बाद चौथा जो आता है हम लोग का, वो क्या होता है बेटा, चौथा होता है रिजु कोण। रिजु कोण जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं,
स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ऋजु कोण जो होता है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वह कोण, अभी मैं फिर समझाऊंगा, जिसका माप 180 अंश हो, वह कोण इसका माप क्या हो, 180 अंश। इसका फिगर कैसे बनाएंगे बेटा हम कह सकते हैं फिगर ए होगा। यहाँ पे हम लोग दर्शाने का प्रयास करते हैं कि ये जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा, अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये पूरा बनेगा, क्या बनेगा, 180 अंश बनेगा। यानी कह सकते हैं कि कोण एंगल ए ओ बी इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, यानी कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश होगा। किसी को कोई डाउट, नहीं डाउट। अच्छा, ये चीज़ें आपको मिल गई। इसके बाद से 5 नंबर क्या है हम लोग का, 5 नंबर इंडिपेंडेंट एंगल हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बचेगा। ये 5 नंबर क्या हम लोग का, ये जो हम लोग का बृहद कोण हो जाएगा, यानी बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, ये होता है वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से क्या हो, कम हो। यानी जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल, इसको प्रवर्तित कोण भी बोला जाता है। हिंदी वाले बच्चे कभी कभी इसको प्रवर्तित कोण भी बोला जाता है, बृहद कोण भी बोला जाता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं कि प्रवर्तित कोण क्या होता है। प्रवर्तित का इंग्लिश ही होता है रिफ्लेक्स, उसको बृहद कोण भी बोलते हैं, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, आप प्रवर्तित भी इसको बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है बेटा, इसका अगर फिगर हम ड्रॉ करते हैं, हमने कहा मान लो कि ये फिगर हो जाएगा हम लोग का ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको हम लोग क्या मान ले, ओ मान ले। तो ये जो बनेगा ना, ये क्या होगा, प्रवर्तित होगा। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल होगा। यानी थीटा का मान क्या होगा, ये थीटा का मान 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और किससे, 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। थीटा की जो वैल्यू होगी 180 से बड़ा होगा, 360 से क्या होगा, ये छोटा होगा। इसके बाद से 5वां नंबर, 6ठा नंबर जो आता है, ये आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, ध्यान देना, यानी इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यानी कह सकते इसका डेफिनेशन, वह कोण जिसका माप 360 अंश हो, यानी वह कोण जिसका माप कितना हो, 360 अंश हो, क्या कहलाता है हम लोग का, संपूर्ण कोण कहलाता है। इसको हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, मैं रेड से ही ड्रॉ कर रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। मैंने कहा कि फिगर ड्रॉ करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग सर्किल बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो होता है क्या होता है, बृहद कोण। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू होती है 360 अंश। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब बातें हैं समझाने पे, मैंने तो लिख दिया, थोड़ा बहुत मैं समझा दूं आपको। देखो थोड़ा सा समझ लो आप लोग, क्योंकि आज का लेक्चर लंबा होगा, क्योंकि आज मैं पूरा रेखा और कोण आज खत्म कर दूंगा। इंडिपेंडेंट एंगल में अगर आपसे पूछा जाए, इंडिपेंडेंट एंगल में यानी एंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले बोलोगे 6 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एंगल होते हैं, एक डिपेंडेंट एंगल होते हैं। तो इंडिपेंडेंट एंगल में कितने प्रकार के एंगल होते हैं, वो तो होते हैं बेटा कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल से जुबानी याद कर लो। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है थीटा का मान क्या हो, 0 से बड़ा 90 से कम हो, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण कहलाता है। दूसरा होता है समकोण। समकोण का मतलब होता है थीटा का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, वो क्या कहलाता है हम लोग का बेटा, समकोण कहलाता है। यानी थीटा का मान क्या होता है, 90 अंश होता है, वो क्या कहलाता है हम लोग का, समकोण कहलाता है।
यानी वह कोण जिसमें थीटा का मान 90 अंश हो समकोण कहलाएगा। तीसरा हो जाएगा अधिक कोण है ना, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा, यानी एक ऐसा कोण जिसमें थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। यानी अधिक कोण की जब बात होगी तो क्या कहोगे, थीटा का मान 180 से 90 से बड़ा 180 से छोटा हो क्या कहलाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगी, यानी अधिक कोण कहलाएगी। उसके बाद रिजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा भी कह सकते हो, एक सरल रेखा भी कह सकते हो हिंदी में। तो जिसका कोण का माप 180 हो, यानी जिसमें थीटा का मान 180 अंश हो, क्या कहलाएगा हम लोग का, वो हम लोग कहलाएगा रिजु कोण यानी सरल रेखा भी कहला सकती है। बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिवर्तित कोण भी इसको बोलते हैं, प्रतिवर्तित कोण भी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल, यानी वह कोण जिसका माप 180 से अधिक हो तथा 360 से कम हो। यानी कह सकते हो कि 180 से ज्यादा और 360 से कम वाला कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और कंप्लीट एंगल जो होता है संपूर्ण कोण जो होता है, संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल होता है, वो क्या होता है, वह कोण जिसका माप 360 अंश हो क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। यानी 5 प्रकार के एंगल मैंने बताया, 6 प्रकार के एंगल। न्यून कोण होता है आपका 0 से बड़ा 90 से छोटा, सम कोण होता है थीटा का मान 90 अंश, अधिक कोण होता है आपका क्या 90 से ज्यादा 180 से कम, और आपका रिजु कोण होता है यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, थीटा का मान 180 अंश। उसके बाद बृहद कोण बोलते हैं यानी रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, 180 से बड़ा 360 से छोटा। उसके बाद से संपूर्ण कोण होता है, वो क्या होता है आपका थीटा का मान 360 डिग्री। कंप्लीट यानी एंगल में इंडिपेंडेंट एंगल वाला आपका कंप्लीट हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन और थ्योरी आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, क्योंकि पूरे ज्योमेट्री थ्योरी पे ही डिपेंड करता है। थ्योरी अगर आप आ रही है तो जितने भी फिगर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं सब थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। यानी थ्योरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों जानना जरूरी होगा मैं चीज़ें आगे क्लास में आपको बताऊंगा, क्यों जानना आपको ज़रूरी होगा। आ जाओ, दूसरा जो हम लोग का डिपेंडेंट एंगल है। डिपेंडेंट एंगल क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट एंगल के बारे में चर्चा करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ध्यान देना, इस बार हम बात करते हैं डिपेंडेंट एंगल के। मान लो दूसरा जो हम लोग का है क्या, डिपेंडेंट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट एंगल में बेटा पहला जो आएगा आपका, पहला कई बार अक्सर एग्जाम में केवल डेफिनेशन ही पूछ दिया जाता है, पूरक, या कभी कभी इसको कोटि पूरक पूछा जाता है। आप नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे कि अधिकतर कोटि पूरक ही पूछा जाता है, पूरक पूछा जाता है पहले, लेकिन अब कोटि पूरक पूछा जाता है क्योंकि बच्चों को कोटि पूरक कम पता रहता है। पूरक या कोटि पूरक कोण, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरा क्या, वह दो कोण, इसको डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाता है। देखिए मैं शॉर्ट में लिखा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि दो कोणों के मापों का योग 90 अंश हो, कौन सा कोण कहलाएगा, तो आप कहोगे पूरक। देखो यहाँ दो कोण की बात हो रही है ना, एक कोण की बात नहीं हो रही। अगर एक कोण के माप का योग एक कोण का माप हो 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका राइट एंगल, यानी कह सकते हैं कि समकोण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे दो कोणों की बात कर रहा है, यानी एक कोण दूसरे कोण का पूरक है, यानी एक कोण दूसरे कोण पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, पूरी की पूरी तरह डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको डिपेंडेंट एंगल में बांटा है, क्योंकि यहाँ दो कोणों की बात हो रही है। बोला है कि एक कोण क्या हो, यदि एक कोणों का माप का योग 90 अंश हो क्या कहलाएगा, पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसको फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, सिंपल सी बात, अगर फिगर ड्रॉ कर दें यहाँ पे, राइट एंगल को ही ले लीजिए, अलग अलग बांट दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या,
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। हमने कहा इसको θ1 मान लिया, इसका θ2 मान लिया। हमने कहा कि θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी θ1 θ2 के बिना अधूरा है, θ2 θ1 के बिना अधूरा है। यानी कह सकते हैं दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे, यानी कोटि पूरक होंगे। यानी पूरक का मतलब पहला कोण दूसरे को पूरा करता है, दूसरा कोण पहले को पूरा करता है। यानी दोनों कोणों का मान हमेशा योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट बात यह है कि जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश हो तो क्या कहलाएंगे, पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। हमेशा डेफिनेशन ऐसे पूछ देता है कि सब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आप कह सकते हो θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा, वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। दूसरा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी संपूरक कोण। क्या होगा बेटा, संपूरक कोण, या इसको सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी इसको हम कहते हैं कि संपूरक कोण। इसको कोटि संपूरक कोण भी बोला जाता है। मैं लिखा नहीं हूँ, लिख लीजिएगा। इसको कोटि संपूरक कोण बोला जाता है। इसको भी यही कह सकते हैं कि यदि दो कोणों के मापों का योग 180 अंश हो, कितना हो, 180 डिग्री हो, यानी 180 अंश हो, 90 अंश हो। देखो दोनों में अंतर क्या है, संपूरक में क्या है, संपूरक में क्या होना चाहिए भाई 180, और पूरक में क्या होना चाहिए 90। इसको हम लोग कोटि संपूरक भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कभी कभी एग्जाम में ये बोलता है कोटि संपूरक, तो इसका मतलब सेम है, कोटि संपूरक बोले चाहे संपूरक बोले सेम है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो कोटि संपूरक हो गया, यदि दो कोणों के मापों का योग 180 हो तो क्या कहलाता है, वो संपूरक कोण कहलाता है। यानी आप फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, तो हम कह सकते हैं फिगर मान लो ये बना दिया मैंने, ए हो गया, ये बी हो गया, ओ हो गया, और क्या हो गया, सी हो गया। इसको θ1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, θ2 मान लिया। हमने कहा θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अंश हो जाएगी। इसको अलग अलग भी आप निकाल सकते हो, अलग अलग भी लेके रख सकते हो। यानी कह सकते हो इसको ऐसे बना दो, एक ठो को ये θ1 हो जाएगा, एक को ऐसे बना दो, ये कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। यानी θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। इसको भी अलग अलग बना सकते हो, इसको ऐसे बना दो एक ठो, फिर एक ऐसे बना दो, ये हो जाएगा θ1, इसको θ2 बना दो, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसको में कोई डाउट नहीं है। चीज़ें आपका क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो कोई डाउट नहीं है। यानी पूरक संपूरक कोण में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आ जाइए, देखिए जब क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, कंसेप्ट मैं केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना आप लोग। बाकी क्वेश्चन जब क्लियर होगा तो होगा। आ जाइए, हो गया। आज ये ट्रांसवर्सल लाइन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। जो मेन टॉपिक हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन पे बात कर लेते हैं। उस पर अगर बात कर लेंगे हम लोग तो चीज़ें थोड़ा बहुत और आसान हो जाएंगे। अरे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का डेफिनेशन हमने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो तिर्यक रेखा पे कुछ कोण बनाते हैं हम लोग। हमने कहा मान लो कि ये समांतर रेखाएं हैं, मान लो क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। हमने कहा मान लो कि ये तिर्यक रेखा यहाँ पे है, पॉइंट ए पॉइंट पे, ठीक। हमने कहा यल है और क्या हम लोग का यम है। कहा बताओ, मैंने कोण का डेफिनेशन बताया था, मैंने बोला था कि कोण का डेफिनेशन क्या होता है। तो आपने बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच की जो सर्कुलर डिस्टेंस होता है क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अगर मैंने इसको माना 1, ये भी 2, इसको माना 3, इसको माना 4, इसको माना 5, इसको माना 6, इसको माना 7, इसको माना 8। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, फिगर क्वेश्चन बस याद कर लेना, रट जाना, चीज़ें रट जाना। कोण में ही हम बात कर रहे हैं, इसमें कोण आता है, पहला कोण जो आ गया वो आएगा बेटा, वो आएगा सब क्या कह सकते हैं इसको,
सप्लीमेंट्री का एंगल का है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। इसको पहला कोण आएगा संगत कोण, संगत कोण, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संगत कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। संगत कोण आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में अलग अलग संगत कोण आपस में अलग अलग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बात करते हैं कि संगत कोण कहाँ से आ गया सर। ये 6 कोणों बता दिए, 2 कोणे बता दिए, संगत कोण कहाँ से आ गया। जब फिगर बना के क्वेश्चन पूछा जाता है संगत कोण, सबसे बड़ी बात है कोण जानना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट आप फोकस करके एक एक नोट्स बना लो, उसके बाद से मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। संगत कोण किसे कहते हैं। संगत कोण का मतलब भाई, संगत जानते हो कि जैसी संगत वैसी रंगत कहा जाता है ना, कि लोग अपने समूह में संगत करते हैं, अपने जैसे लोगों में संगत करते हैं। अगर जो सिविल की कोचिंग करते हैं तो सिविल वाले बच्चों संगत करते हैं, जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चों संगत करते हैं, जो हाई स्कूल वाले हाई स्कूल से संगत करते हैं। तो संगत क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन संगत कोण होगा, 1 और 5, 2 और 4। अगर इस फिगर को देखा जाए तो ऊपर कौन है, 1 है 2। इस फिगर को देखा जाए तो ऊपर कौन है, 4 है 6। इसको बीच में हटा दिया जाए, इसके और फिगर को देखा जाए ऊपर क्या है, 6 है 5 है, 1 है 2, नीचे कौन है, 3 4 7 8। तो 1 और 5 संगत हो गए, 2 और 6 संगत हो गए, 3 और 7 संगत हो गए, 4 और 8 संगत हो गए। तो हम कह सकते हैं कोण एंगल 1 इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा भाई, 5। एंगल 2 इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 8 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होगी, एंगल 2 की वैल्यू 6 के बराबर होगी, एंगल 3 की वैल्यू 7 के बराबर होगी, एंगल 4 की वैल्यू 8 के बराबर होगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताओ एक क्वेश्चन की जो सपोज दैट मानो, जब पढ़े होगे तभी तो बताओगे, कैसे बता दोगे। अब मैंने बोला रेखा जो होती है अनंत तक जाती है बेटा, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हमने यहाँ मान लिया, हमने कहा ए हो गया, ये बी हो गया। एक मैं क्वेश्चन एक नॉर्मली बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हमने कहा कि यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है। अब इस कोण की वैल्यू 110 दे रखा हुआ है, इस कोण की वैल्यू दे रखा है 120 दे रखा हुआ है। अब पूछा है कि एक कोण की वैल्यू x डिग्री है, x का मान ज्ञात करना है। हमें x का मान ज्ञात करना है, x डिग्री का मान कितना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ए बी और सी डी को पैरेलल बोला है, ए बी और सी डी को पैरेलल बोला है तो रेखा खींचने के जाती है, रेखा अनंत तक जा सकती है। रेखा अनंत तक क्या हो सकती है, जा सकती है, तो आप खींच सकते हो। हमने कहा 120 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 120 होगा। किस कारण से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जान रहे हो तो अगर ए नीचे है तो ए भी नीचे है, ए भी नीचे है तो ए भी नीचे है, यानी 120 120। एक रेखा के एक तरफ का कोण अभी आपने पढ़ा है रिज्जु कोण, क्या होता है 180 होता है, 120 हो जाएगा तो कितना होगा 60, ये कितना होगा 70, 7 होते हैं, एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। एक त्रिभुज का अंतर कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 50 अंश हो गया। यानी कह सकते हैं जब ये चीज़ें जान रहे हो तभी आसान हो जाएगी, नहीं तो आसान नहीं होगी। तो बेटा पहले कंसेप्ट पूरा पढ़ लो, जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करना। कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन रट जाओ, और जब क्वेश्चन कराया जाए तो कंसेप्ट का जो नोट्स है उसको खोल के बैठ जाओ। दूसरा जो होता है अंतः एकांतर, दूसरा जो है अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब देखो अंतः एकांतर कोण कौन कौन से हैं, अब खुद एनालिसिस करो अंतः एकांतर कोण कौन कौन से हैं। इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। या तो इसको अलग अलग बोल सकते हैं कि इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल भी बोल सकते हैं, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल भी बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं, इसको भी बोल सकते हैं।
अंतः एकांतर, एकांतर का मतलब एक को छोड़ के, अंदर कितने कोण है 3 4 5 5 6। इसको भी लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। हम इसको लिख दे रहे हैं आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। आपस में अलग अलग क्या होते हैं बेटा, ये भी बराबर होते हैं। आपस में अलग अलग ये भी बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 उसको जब लेंगे तो 4 को छोड़ेंगे क्या होगा, एंगल 6 हो जाएगा। अगर एंगल क्या होगा हमारा एंगल 4 को लेंगे तो हमें 6 को छोड़ना पड़ेगा, एंगल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी एंगल 6 एंगल 3 एंगल 6, एंगल 3 की जो वैल्यू होगी एंगल 6 के बराबर होगी और एंगल 4 की वैल्यू होगी एंगल 5 की। अगर एंगल 3 की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो एंगल 6 की वैल्यू भी 60 होगी। एंगल 4 की वैल्यू अगर 50 है तो एंगल 5 की वैल्यू भी क्या होगी 50 होगी। ये हो गया आपका अंतः एकांतर कोण। तीसरा जो आपका बेटा है आपका बना हुआ है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी एक्सटर्नल, यानी कह सकते हैं एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल भी बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं। यानी इसको एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, यानी बाह्य एकांतर कोण को। यानी आपस में ये भी क्या होते हैं, आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। ठीक, आपस में अलग अलग क्या होते हैं बेटा, ये बराबर होते हैं। आ जाओ अब एक्सटर्नल बाह्य एकांतर 1 2 7 8 की बात करें, 1 को लेंगे 2 को छोड़ेंगे 8 की बात करेंगे। कोण 1 की वैल्यू जो होगी कोण 8 के बराबर होगी और कोण 2 की वैल्यू जो होगी कोण 7 के बराबर होगी। इसको हम लोग क्या करें, नोट्स बना लेना, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। चौथा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम लोग वर्टिकली एंगल बोलते हैं। वर्टेक्स एंगल भी कह सकते हैं, इसको वर्टेक्स एंगल भी कह सकते हैं, वर्टेक्स एंगल ही होता है। वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं, वर्टिकली एंगल बोलते हैं। हम कर सकते हैं शीर्षाभिमुख 1 के विमुख कितना है 4 है, 2 के विमुख कितना है 3 है, 5 के विमुख कितना है 8 है, 6 के विमुख कितना है 7 है। इसको बोल सकते हैं आपस में अलग क्या, आपस में क्या होते हैं, आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। आपस में अलग अलग क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अगर शीर्षाभिमुख कोण की बात किया जाए तो शीर्षाभिमुख कोण की बात किया जाए तो क्या होगा, हम कर सकते हैं कि एंगल A1 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर होगी, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 3 के बराबर होगी, एंगल 5 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर होगी, एंगल 6 की वैल्यू एंगल किसके बराबर होगी 7 के बराबर होगी। ये शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होंगे, अगर 2 की वैल्यू अगर 30 डिग्री दे रखा हुआ है तो 3 की वैल्यू भी कितना होगी 30 डिग्री होगी, उसको ध्यान रखना। शीर्षाभिमुख कोण से अब कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कराए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराया जाएगा, सारा क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा। और यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। यानी संगत कोण किसे कहते हैं, 1 और 5 संगत देख रहे हो भाई, इसको अगर इस कोण को इसको ले लो, आप लो इसको ले लो तो इसमें 1 और 2 है, इसमें 5 और 6 संगत है, इसमें 3 4 है, इसमें 7 8 है, संगत है। अंतः एकांतर कोण में तो अंदर के कोण को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 को एकांतर मतलब 1 को छोड़ेंगे, फिर 6 को लेंगे, 4 को लेंगे तो 6 को छोड़ेंगे, 5 को लेंगे। आपको एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, बाह्य एकांतर की बात करेंगे, 1 को लेंगे, 2 को छोड़ेंगे, 8 को लेंगे, 2 को लेंगे तो 8 को छोड़ेंगे, किसको लेंगे 7 को लेंगे। फिर शीर्षाभिमुख की बात करते हैं, 2 शीर्ष है हमारे, 1 4 2 3 5 8 6 और 7।
ये आपस में क्या होंगे, अलग अलग बराबर होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स बना ले रहे हैं तो हमको लगता है कि आप बहुत 90% आप क्लियर हो जा रहे हो, और 10% बचा आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी आपका कराया जाएगा, क्वेश्चन भी आपके फाइनल कर दिए जाएंगे। आ जाओ, इसके बाद से 2 टॉपिक और मैं बता दूं आपको, और 2 टॉपिक है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कभी कभी अगर आपके एग्जाम में भी पूछे जाए तो उसको ध्यान देना। उसके बाद से लाइन और एंगल को हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले कंसेप्ट पूरा ज्योमेट्रिक क्लियर हो जाएगा तब क्वेश्चन किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि जब 2 समांतर रेखाएं हैं, क्या है बेटा, जब 2 समांतर रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। अब जानते हैं कि जो एंगल होगा आपका, एंगल होगा आपका, हम कह सकते हैं कि बेटा जब ये तिर्यक रेखा बना रहे थे तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, रेखीय में होगा, लीनियर पेयर होगा, 180 होगा। तो इस कोण की वैल्यू आपकी बेटा 90 डिग्री हो जाएगी, इस कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, इस कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, इस कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ये आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, बराबर होंगे। तो आपको किस फिगर की बात किया जा रहा है, ये कौन सा फिगर दिख रहा हो आपको, कौन सा फिगर बन रहा है आपका, बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। अब यही चीज़ें आपको मैं अभी समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, दोनों फिगर बना दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। अगर यही सीधी रेखा हो, पैटर्न वही हम लोग का है। अगर कोण समद्विभाजक की बात कर रहा है, कोण द्विभाजक की बात कर रहा है, कोण द्विभाजक ये भी क्या बनेगा बेटा, 90 अंश बनेगा, ये भी क्या बनेगा, 90 अंश बनेगा। प्रैक्टिकल करना कभी घर बैठ के क्यों 90 अंश बन रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना। एल है और क्या है हम लोग का, एम है। आप देखना यहाँ पे तिरछी रेखा, यहाँ पे क्या है, सीधी रेखा है। यहाँ पे सारे रेखाएं, सारे आपकी रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सारी रेखाएं आपके आपस में बराबर होंगी। क्यों 90 अंश बन रहा है यहाँ पे, 90 अंश क्यों बन रहा है, कभी आपने देखा होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको अगर तिर्यक रेखा है आपका, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल, दोनों एंगल की अगर मान लो θ1 है और क्या है θ2 है, तो दोनों एंगल θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। जब यहाँ अर्धक की बात करेगा तो यहाँ से आधा कटेगा, यहाँ से आधा कटेगा, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ1/2 हो जाएगा और θ2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीधे ये भी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों कोण का मान 90 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 90 होगा। और वही कंडीशन इधर भी होगा, यानी 90 90 90 चारों 90 के बनेंगे। जब 90 के बनेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हैं, आमने सामने की भुजाएं की ओर बराबर समांतर है, यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कहा जा सकता है कि जब 2 समांतर रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट करती है तो कोण समद्विभाजक से आयत बनता है। वही कंडीशन यहाँ पे, यानी जब 2 समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कोण समद्विभाजक से वर्ग बनता है, वर्ग बनता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अब आपसे पहला ए दूसरा ए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी एक तिरछी रेखा
ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके एंगल बाई सेक्टर से जो आकृति बनेगी, जो फिगर बनेगा, वो कौन सा फिगर होगा। सिंपल सी बात, यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा क्या करती हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनके एंगल बाई सेक्टर से जो फिगर बनेगा वो बनेगा क्या बेटा, आयत बनेगा। इसको याद कर लेना, इफेक्ट ऐसा ही पूछ देता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके एंगल बाई सेक्टर से कौन सी फिगर बनेगी, तो आयत बनेगा। या तो फिगर बना के ही दे देगा कि जो फिगर है वो किसको दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये रेखा पे डिपेंड करता है, रेखा अगर तिरछी है तो रेक्टेंगल बनेगा, रेखा सीधी है तो क्या बनेगा, आपका स्क्वायर बनेगा। यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके एंगल बाई सेक्टर से स्क्वायर बनता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लेना। और हो सकता है कि यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बना ले जाना। चलिए, लाइन और एंगल यहीं फिनिश होता है, यहीं खत्म कर देते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग आपको मैंने बताया कि ट्रायंगल पढ़ाना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाना है, उसके बाद से क्या पढ़ाना है आपको, सर्किल पढ़ाना है। डेली टॉपिक अब खत्म हो जाएगी आपकी, और आप इत्मीनान से सारी चीज़ें आप नोट्स बना लो, उसके बाद से आपका क्वेश्चन भी कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।